तो हमारा ये चैप्टर है न्यूक्लियस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं और उन कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बीच में फोर्स क्या है, न्यूक्लियस को तोड़ देंगे तो क्या होगा, उन न्यूक्लियस के टुकड़ों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग बातें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम डिवाइड करते हैं कि टॉपिक वाइज कैसे कैसे इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है एटॉमिक मासेस और न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन। एटॉमिक मास एंड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद सेकंड जो है हम पढ़ेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलेगा मास एनर्जी, मास एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलेगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिलेगा न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रेडियो एक्टिविटी। और इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हो चुका है, उसके बाद होगा हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, इस तरीके से हम इसको चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। एटॉमिक मास के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि किलोग्राम में मेजर कर पाना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल है U। और उसको डिफाइन किया गया है कि 6C12 ये कार्बन का जो आइसोटोप है, इसके एक एटम का जो मास होगा उसका 1/12 पार्ट जो है उसको एक यूनिट माना जाएगा और उसी यूनिट के रेस्पेक्ट में हम बाकी सारे एटम्स का मास कैलकुलेट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जानते हैं कि कार्बन 12 जो है उसके एक मोल का जो मास है वो होता है 12 ग्राम। तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं बिकॉज 1 मोल का जो मास है बेटा वो कितना है 12 ग्राम, और एक मोल में आप जानते हैं कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.023 जो एटम्स हैं उनका मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम। तो बताइए दोस्तों कि एक एटम का मास कितना हो जाएगा। तो एक एटम का जो मास है हो जाएगा आपके पास 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे 10⁻23 लिखना भूल गए। तो इतना मास हो जाएगा एक एटम का। और जो एक यूनिट है मास की AMU एटॉमिक मास यूनिट, उसमें क्या है कि इस मास का भी 1/12 हमें करना है। तो हमें ये वैल्यू मिलने वाली है 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये आपके पास रिजल्ट आता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और केमिस्ट्री में भी काम आता है। सो 1.66 इंटू 10⁻20 किलोग्राम इज 1 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट का स्टैंडर्ड जो है वो है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब एटॉमिक मास यूनिट के रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास जो है वो आप ये याद रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैक्सिमम केसेस में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगी ये वैल्यूज, लेकिन आप फिर भी आत्मनिर्भर बने और इन सारी वैल्यूज को याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0.00055 U, प्रोटॉन का मास जो है 1.0073 और न्यूट्रॉन का जो मास है 1.0086 U के बराबर होता है। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक थे। उसके बाद न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है।
और दूसरी बात कि उसका मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर ही रहता है। और ये वैल्यू आप याद रखें, पिछली स्लाइड में भी थी, 1.00866 U के बराबर होता है इसका मास एक न्यूट्रॉन का। जो न्यूट्रॉन होता है, फ्री न्यूट्रॉन, वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और एक न्यूट्रॉन की जो लाइफ होती है, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, वो 1000 सेकेंड्स के बराबर ही होती है। और दूसरी बात यह है कि प्रोटॉन जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। उनमें सबसे पहला टर्म है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं किसी एटम में, उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके बाद दूसरा है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं किसी एक पर्टिकुलर एटम में। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से। A का मतलब है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या, कंबाइंड संख्या जो है, कंबाइंड नंबर जो है, उसको कहते हैं मास नंबर। तो मास नंबर हो गया आपके पास A इज इक्वल टू Z विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड विच इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए था और यदि याद नहीं था तो आप याद कर लें, ठीक। इसके बाद क्योंकि कोई आपको नहीं बताएगा ये फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो भाई ये याद हो गया आपको। उसके बाद एक टर्म है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के वासी, न्यूक्लियस के जो अंदर रहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों को कंबाइंड आप इनको कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं। प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है किसी न्यूक्लियर स्पीसी का, किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि X उसका सिंबल होता है, Z को लिखते हैं यहाँ पे, Z इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की टोटल संख्या है, मास नंबर है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी आप रखेंगे याद, ठीक है, आगे समझ में। तो हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसमें सबसे पहला है आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स जो है बेसिकली ये क्या है, एक रिश्ता है। रिश्ता क्या कहलाता है? तो जब दो न्यूक्लियस हमारे पास है, न्यूक्लियस के एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम है, एटॉमिक नंबर है सेम, और उनके मास नंबर जो हैं वो अलग अलग है दोस्तों। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता कहलाता है आइसोटोप्स। उन दो स्पीशीज को कहा जाता है, ये आपस में आइसोटोप्स हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूटेरियम है 1H2, इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिटियम जो है ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, जिसमें एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन इनके मास नंबर अलग अलग हैं, तो इनको कहते हैं हम आइसोटोप्स कहेंगे। इन दोनों को आपस में कहेंगे कि ये आपस में आइसोटोप्स हैं। उसके बाद आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी होती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबका सेम रहेगा और इनको पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान दिया जाता है, सिर्फ एक प्लेस पे इनको लिखा जाएगा, अलग अलग जगह नहीं देंगे, सब एक ही हो भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो पीरियोडिक टेबल में ही एक जगह मिलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी सेम रहती है। दूसरा हमारे पास है आइसोबार्स। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनका मास नंबर सेम रहता है उनको कहते हैं आइसोबार्स। जिनका मास नंबर है सेम उनको आइसोबार कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 1H3 एंड 2H3 आर आइसोबार्स। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। तीसरा हमारे पास है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या है? एक ऐसे स्पीशी जिनमें न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। Z's आर डिफरेंट बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। ऐसे स्पीशीज को हम कहते हैं आइसोटोन्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये मरकरी का एक आइसोटोप है 80Hg198 और ये गोल्ड का आइसोटोप है 79 गोल्ड 197। तो इन दोनों में देखिए कि इनके एटॉमिक नंबर जो हैं डिफरेंट हैं, इसका 80 है, इसका 79 है।
लेकिन इनके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो बराबर हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से हम माइनस कर दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये बराबर हैं इसके न्यूट्रॉन के, विच इज 197 माइनस 79। साफ साफ दिख रहा है दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों जो स्पीशीज हैं इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता कहलाता है आइसोटोन्स। ठीक है, तो बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस जो है वो कितना बड़ा होता है। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई थी, लेकिन अब अल्फा पार्टिकल्स की जगह यदि हम फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करवाएं अलग अलग एलिमेंट्स पर, अलग अलग न्यूक्लियस पर, तो हमें न्यूक्लियस के साइज का अंदाज़ा लग जाता है। जो हम याद है आपको इम्पैक्ट पैरामीटर एक होता था, उसको कैलकुलेट करते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी कैलकुलेशन होता है। बस आप याद रखें फॉर्मूला, जो वहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है दैट रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस आर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए रेज टू द पावर 1/3। क्या है फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू आर नॉट विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू इंटू ए विच इज मास नंबर रेज टू द पावर 1/3। ए जो है बेटा मास नंबर है और रेडियस जो है उसका कैपिटल आर के बराबर है। आर नॉट जो है वो कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये हुआ हमारे रेडियस का फॉर्मूला, आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है और उसकी पावर 1/3 लेनी है, आर नॉट से मल्टीप्लाई करना है, आपको रेडियस मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करें डेंसिटी की। यहाँ थोड़ी सी जो बातें हैं इंटरेस्टिंग हैं। अब न्यूक्लियस को मान लेते हैं कि वो एक स्फेरिकल फॉर्म में है, स्फेरिकल शेप है इसका। तो डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी क्या होता है किसी मटेरियल का, किसी 3D शेप का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कैसे निकालें इसका? तो न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उनका मास भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर है आपके पास न्यूट्रॉन, इसके अंदर है आपके पास प्रोटॉन। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के वासी हैं। अब किसी एक न्यूक्लियॉन का मास हम मान लेते हैं m के बराबर, एक m मान लेते हैं कि एवरेज मास है 1 न्यूक्लियॉन का, एक न्यूक्लियस वासी का मास m मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे बेटा? a के बराबर। मास नंबर के बराबर होंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो एक का मास m है तो टोटल मास कितना हो जाएगा? स्मॉल m इंटू कैपिटल A। तो ये हमने लिख दिया बेटा टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का रेडियस मान लिया r के बराबर है, तो 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम हमने डेंसिटी लिख दिया, और डेंसिटी की वैल्यू आती है 3m/4 पाई आर नॉट रेज टू द पावर 3। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया रेडियस के लिए। अब ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी है, ये सारे एटम्स के लिए, सारे न्यूक्लियसेस के लिए बराबर आती है, सारे न्यूक्लियसेस के लिए बराबर आती है कि डेंसिटी, और इसकी वैल्यू जो है ये आती है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इस डेंसिटी का अंदाज़ा लगाइए कि आपने पानी के बारे में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में क्लास 11th। तो पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी देखिए दोस्तों क्या है, वाटर का डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का डेंसिटी जो है वो होता है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 10⁻³ के ऑर्डर में, 10⁻4 के ऑर्डर में हमने डेंसिटीज देखी हैं, और आप जानते हैं कि मरकरी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, लेकिन न्यूक्लियस जो है वो अलग ही लीग में है, अलग ही लीग में है। इसकी डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर में है इसकी डेंसिटी। तो बहुत ज़्यादा डेंस जो है वो होते हैं न्यूक्लियस। यदि मैं आपको साइज के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार और सुन लीजिए कि एक फुटबॉल ग्राउंड है
फुटबॉल ग्राउंड के बराबर डायमीटर वाला एक, यदि कोई एक रूम है, कोई एक हमारे पास स्पेस है, तो उस स्पेस में हम यदि सेंटर पे एक चने का दाना रख दें तो वो चने का दाना जो है वो न्यूक्लियस के साइज के बराबर होगा, और जो कंप्लीट स्टेडियम के बराबर डायमीटर का जो स्फीयर है वो होगा हमारा एटम। तो एटम के मैक्सिमम पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स और खाली स्पेस होता है, और सेंट्रल पार्ट पे रहता है न्यूक्लियस। इतना ज़्यादा डेंस कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं आगे इसमें।